हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना सेहत का, पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यूज। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, प्लस वहाँ से आप वेबसाइट पर भी पहुँच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि किस स्थान पर 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है। तो ये खोजा गया है अंटार्कटिका में। और यहाँ पे इस जो जीवाश्म है इसको नाम दिया गया है द थिंग। और इसकी मेज़रमेंट है 9 × 20 सेंटीमीटर। ये इसकी मेज़रमेंट है, इतना लंबा ये जीवाश्म है। और 2011 में ये अंटार्कटिका के ये समोर द्वीप या आइलैंड पर ये पाया गया था। और ये अंडा अंटार्कटिका का सबसे पहला जीवाश्म अंडा है, यानी इससे पहले यहाँ पे कोई भी फॉसिल नहीं मिला है। और वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि ये जीवाश्म सोमासौर का है, जो एक विलुप्त समुद्री सरीसृप है और छिपकलियों के एक विलुप्त समूह से विकसित हुआ है। ये जो छिपकली है, छिपकली से सरीसृप विकसित हुआ है, उसका ये अंडा है। और चिली के वैज्ञानिकों द्वारा एक चट्टान के निर्माण में यह अंडा पाया गया है। यह कहा गया है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा है। और रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा नरम खोल वाला भी ये अंडा है। इसकी जो कवर है वो सबसे नरम है। छिपकली और सांप के अंडे की तरह ही इसका छिलका बहुत पतला और खराब खनिज का बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में $64.6 बिलियन की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी, वन एंड ओनली। इसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में जो दुनिया की सूची में बनाया जाता है उसमें ये 9वें स्थान पे आए हैं। और वह गूगल के सह संस्थापक हैं जो लैरी पेज और सार्गेज ब्रिन से भी आगे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाजार पूंजीकरण ने हाल ही में 11 खरब रुपए, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ी धनराशि है, इसका आंकड़ा पार किया है। और हाल ही में कंपनी ने खुद को शुद्ध ऋण मुक्त घोषित किया है, जबकि मार्च 2020 में उनका 1.61 ट्रिलियन रुपए का शुद्ध ऋण था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज हेतु दवा कंपनी डैश ने एक दवा पेश की है। किस कंपनी ने ये दवा पेश की है और कौन सी है। तो ये जो कंपनी का नाम है ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने एक दवा पेश की है। इसे मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर कोरोना वायरस अपनी इनिशियल स्टेज में है तो वहाँ पे ये दवा काम आ सकती है। और ये दवा जो काम करती है, ये जो फेफड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग को ये कंट्रोल करती है, जिससे मरीज जो है वो ठीक से सांस ले पाता है और अपनी खुद की प्रतिरोधक क्षमता से फिर वो बीमारी से लड़ने में ज़्यादा उसको आसानी होती है। ये जो दवा है इसका नाम है, जो इस ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये दवा बनाई है, इस दवा का नाम है फेविपिरावीर। ये इसका कंपनी का थ्रू नाम है और इसका मार्केट में जो नाम है वो है फेविफ्लू। ये इसका मार्केट में नाम होगा, जो लॉन्च के बाद ये भारत में भी उतारी जाएगी। और भारत में कोविड-19 के अधिकांश मामले हल्के और मध्यम दर्जे के हैं, तो इसलिए यह भारत की आबादी की इस बीमारी को लड़ने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और भारत में 11 स्थानों पर 150 रोगियों पर ओरल वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है। ओरल वैक्सीन जो हम मुंह से दवा खाते हैं उसको ओरल वैक्सीन बोलते हैं। और इसका 150 रोगियों पर इसका परीक्षण हो चुका है। और ये टैबलेट अपनी जो इसकी निर्धारित खुराक है, तो ये पहले दिन होगा, फर्स्ट डे पे 18 गोलियाँ, और अगले दिन से ही इसका जो डोज होगा वो कम कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम तक या सुबह तक इसको सेकेंड डे में 4 टैबलेट एक दिन में दी जाएंगी। और ये जो एज गैप है ये 18 से 75 वर्ष के लोगों में ज़्यादा ये दवाई इफ़ेक्टिव रहेगी और उनको देना ये सुरक्षित भी मानी जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? तो यह है चीन। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीन ने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को बिज़नेस के लिए, निर्यात के लिए 97% की छूट प्रदान की है। इस छूट को इन्होंने 1 जुलाई से प्रभावी किया जाना है। और इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीन के राष्ट्रपति ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करने पर चर्चा की है। छूट के साथ बांग्लादेश के 8,256 इतने उत्पादों पर इनको 97% की उत्पादन के तहत इन्हें छूट प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो भारत के नए राजदूत होंगे विजय खांडूजा, और इन्हें वहाँ पे नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कुछ खास नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसके लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। और इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के लिए पेटेंट दिया गया है। ये विशेष परिधान है जो जैव संगत कपड़ों से बना हुआ है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए, कपड़ों को बाहर से तरल पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होती है इसमें। और ये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इसे पहनने के लिए आरामदायक तापमान प्रदान करेगा और कपड़ों का उपयोग अन्य सैन्य अनुप्रयोगों और अग्निशमक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी ये विषम वातावरण में काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जून को, सेम डे ऑफ योगा डे। तो 21 जून को यह मनाया जाता है और इसका जो विषय है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, ऑटोनॉमस एम है ये, नॉमस टेक्नोलॉजीज ये है। और इसका ये मतलब कि विषय है। और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस इस दिन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को यह प्रचारित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो एक निकाय था जो यह 1921 में तकनीकी मानकों को सुरक्षित और नेविगेशन और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण सरकारों के बीच के लिए परामर्श के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। जो हाइड्रोग्राफी है ये समुद्री नेविगेशन और वहाँ के समुद्री पर्यावरण संरक्षण पर ये काम करता है। और हाइड्रोग्राफी दिवस की अवधारणा 2005 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अपनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा UN द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। और 1970 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। इस दिन हाइड्रोग्राफी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में से देखा जाता है, जो सभी जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी है, पर देखते हैं हम अगला प्रश्न। विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ये थी सामाजिक कार्यकर्ता थी। और विद्याबेन शाह का इनका निधन हुआ है 98 ईयर की आयु में, और ये दिल्ली में उनके आवास पर इनका निधन हुआ है। उन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाई है और इन्होंने 1940 के दौरान राजकोट में पहला बाल भवन स्थापित किया था। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और 1986 में इन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की थी। बस इतना ही है इसमें जानने के लिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर आयु वर्ग के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? तो ये है जापान।
प्रतिभूतियाँ, पहले जान लेते हैं प्रतिभूति क्या होती है। ये एक टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंट्री इशू करती है, जिसे कोई कंट्री, दूसरी कंट्री या फिर लोग खरीदते हैं और वो सिक्योरिटी हासिल करते हैं, प्लस उसके बदले में जो गवर्नमेंट होती है या कोई कंट्री होती है उसको उसकी वैल्यू का पैसा मिलता है और लोगों के पास उतनी वैल्यू की सिक्योरिटी हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत अप्रैल के अंत में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया। यानी अमेरिकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भारत के पास हैं और भारत इनको रखने वाला 12वें नंबर का देश है। और जापान जो है उसके पास 1.266 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी सिक्योरिटीज़ हैं जो पहले स्थान पे है। इसके बाद चाइना के पास हैं, चाइना के पास कितनी वैल्यू की हैं, 1.1 ट्रिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज़ हैं। और फिर यूके आता है, यूके के पास हैं 368.5 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज़ हैं, ये तीसरे स्थान पे है। और अप्रैल के अंत में भारत के पास, इंडिया के पास हो गई हैं 157.4 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज़ हुई हैं या यहाँ पे निवेश हुआ है। तो इसके साथ भारत ये 12वें स्थान पे है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।